हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे बीएस नर्सिंग पास पेपर्स अप्लाइड न्यूट्रिशन पार्ट 2 एमसीक्यूज़। तो अगर आपने हमारे चैनल पर न्यू है, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दीजिए, जैसे हमारा आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 10 एमसीक्यूज़ शुरू वाले बेसिक्यूज़ अपलोड किए हुए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ओके, 11 नंबर एमसीक्यूज़ से, और इसके बिल्कुल भी मत करना। इसमें 11 से 30 तक एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो 11 नंबर एमसीक्यूज़ में हमारा एन एक्यूट रीनल फेल्यूर पेशेंट्स एक्सपीरियंस ओलिगुरिया इन विच लेस दैन डैश मिलीलीटर पर डे ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस। तो एक्यूट रीनल फेल्यूर में, ठीक है, जब किडनी फेल्यूर हो जाती है, पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं ओलिगुरिया, यानी कि उन्हें यूरिन जो आता है वो कम आता है नॉर्मल से, ठीक है। इन विच लेस दैन डैश मिलीलीटर पर डे ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस, मतलब कितना मिलीलीटर पर डे यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो फ्रेंड्स, जो एक्यूट रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं उन्हें 400 मिलीलीटर पर डे ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है। अगर हम नॉर्मली देखें तो हमें नॉर्मली जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, नॉर्मली जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो 800 to 2000 मिलीलीटर होता है। ओके फ्रेंड्स, नॉर्मली। और जो ये यूरिन आउटपुट है ना, ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि हमने कितना फ्लूइड इंटेक किया हुआ है, हमारी एक्टिविटी लेवल कितनी है, और वेदर कंडीशंस कौन सी है, ठीक है, मेडिकेशंस हम कौन सी ले रहे हैं, इन सब पर भी ये डिपेंड करता है। सेकेंड नंबर एमसीक्यू से हमारे फ्रेंड्स, आर एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम फूड। जो एनर्जी यील्डिंग मतलब प्रोड्यूसिंग जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वो न्यूट्रिएंट्स जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो फूड से हासिल की जाती है। वो कौन सा फूड है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, बी एंड सी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर, बोथ बी एंड सी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, ये हमें एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, जबकि विटामिन जो है वो हमें एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करती। ओके, और इसके बाद जो आता है हमारा 13 नंबर एमसीक्यूज़, वो क्या है? द सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड डैश डाइट इज़। हमें डैश डाइट में कितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या होते हैं, कितने लेने चाहिए? तो फ्रेंड्स, डैश डाइट का फुल फॉर्म क्या है? डैश का फुल फॉर्म है डी से डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को स्टॉप करने के लिए जो हम डाइट लेते हैं उसे हम डैश डाइट लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे ब्लड प्रेशर को लो करने में हेल्प करती है, मतलब नॉर्मल करने में हेल्प करती है। और इसमें जो है हमारे क्या होता है, रिड्यूस, इस डैश डाइट के गोल्स क्या होते हैं कि हमारे साल्ट को रिड्यूस करता है डाइट में, मोर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स हम खाते हैं, इसमें लेस सैचुरेटेड फैट खाते हैं, और शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, ठीक है, शुगर स्वीटेंड जो चीज़ें होती हैं ना वो भी हम नहीं खाते, अवॉइड करते हैं। और इसमें कितनी सर्विंग्स हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो हमारा अभी क्वेश्चन था, तो 4 to 5 सर्विंग्स हम फ्रूट और वेजिटेबल्स की लेते हैं पर डे में। और होल ग्रेन्स का अगर हमें पूछा जाए तो हमें 6 to 8 सर्विंग्स होंगी, ठीक है। और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का पूछा जाए पर डे में तो वो कितनी होंगी? 2 to 3, ओके। और लीन मीट, पाउल्ट्री एंड फिश पर डे अगर पूछा जाए तो ये कितनी होंगी? 6 to 1 ounce, ओके। और 4 to 5 सर्विंग्स ऑफ नट्स, सीड्स और ड्राई बीन्स एंड पीस पर वीक, ठीक है। अगर पर वीक का पूछा जाए, नट, सीड और ड्राई बीन्स कितने लिए जाएंगे? 4 to 5 सर्विंग्स। तो फ्रेंड्स, ये सारे आपको याद होने चाहिए। ये इनमें से कोई ना कोई एक लाजमी आता ही आता है पेपर्स में हर ईयर में। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहाँ पर भी वही चार्ट है। वेजिटेबल्स 4 to 5 लेनी चाहिए, फ्रूट 4 to 5 सर्विंग्स पर डे, और ग्रेन्स, मीट, अच्छा ग्रेन्स जो हैं वो 6 to 8, और मीट, पोल्ट्री और फिश जो है 6 या उससे कम, ठीक है, 5 सर्विंग्स पर डे में। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा फ्रेंड्स, ओबेसिटी रिजल्ट इफ। ओबेसिटी कब होती है? एनर्जी इंटेक इज़ लेज़र दैन एनर्जी एक्सपेंडिचर, मतलब एनर्जी हम कम लेते हैं और ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं तब हमें ओबेसिटी होती है? नहीं, तब तो हमें बिल्कुल थिन होना चाहिए, वीक हो जाना चाहिए, ओबेसिटी नहीं होती, ठीक है। सेकेंड नंबर ऑप्शन है, द नंबर ऑफ एंजाइम बिकम मोर देन द फूड। एंजाइम्स बढ़ जाते हैं और फूड नहीं होता, मतलब फूड से ज़्यादा एंजाइम होते हैं, ऐसा भी नहीं होता। सी नंबर ऑप्शन है, एनर्जी एक्सपेंडिचर इज़ लेस देन द एनर्जी इंटेक। हाँ, जितनी हम एनर्जी लेते हैं
और उतनी एनर्जी हम वापस नहीं एक्सपेंड करते, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स हमारा सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा फ्रेंड्स, द ब्लड प्रेशर फॉर प्री हाइपरटेंशन पर्सन इज। प्री हाइपरटेंशन वाला ब्लड प्रेशर कौन सा है? तो 120 से 139, 139 जो है ना वो प्री हाइपरटेंशन है, ठीक है। 120 से 139 प्री हाइपरटेंशन आता है अगर हम सिस्टोलिक देखें, और डायस्टोलिक में 80 to 90 तक क्या होता है? प्री हाइपरटेंशन। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारा, इन ह्यूमन्स द डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के काजेज। अगर ह्यूमन्स में विटामिन के की डाइट में डिफिशियंसी हो जाए तो वो क्या करती है? हमारी ग्रोथ को स्टेन करती है, या ब्लड क्लॉटिंग को डिले करती है, या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स कर देती है, या पर्निशियस एनीमिया कर देती है। तो फ्रेंड्स अगर विटामिन के की डिफिशियंसी होगी तो हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो सकेगा। तो बी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन फीट्स, एंकल्स एंड लेग टिश्यूज इज टर्म्ड एज। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड आ जाता है हमारे फीट में, पाँव में, एंकल्स में और लेग्स में के टिश्यूज़ में, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे हम एडिमा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर एडिमा की डेफिनेशन है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द टिश्यूज ऑफ एंकल्स, फीट एंड लेग्स इज टर्म्ड एज स्वेलिंग। इसे हम कहते हैं, स्पेसिफिकली मेडिकली हम इसे क्या कहते हैं? एडिमा कहते हैं, ठीक है। और प्लेक्स जो है ना वो क्या है? प्लेक्स जो है वो एक फ्लैट रेस्ड पैचेस होते हैं ऑन द स्किन पर, जो कि फ्लूइड की वजह से नहीं बनते। तो यहाँ पर क्या, एडिमा इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है 18 नंबर, फूड फ्रॉम द मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स, एग्स एंड नट्स ग्रुप आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ। तो ये जो हमारा फूड है, मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स, एग्स, नट्स, ये हमारा किस सोर्स का इंपॉर्टेंट ग्रुप है? इसमें से हमें क्या मिलती है? आयरन, बीटा कैरोटीन, कैल्शियम, फाइबर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, हमें इनमें से क्या मिलती है? आयरन मिलती है। ओके तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखें तो फूड्स फ्रॉम द मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स, एग्स एंड नट्स आर ग्रुप इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इनमें से हमें प्रोटीन भी मिलती है, आयरन भी मिलती है, जिंक, विटामिन बी भी मिलती है, ठीक है। इनके साथ साथ हमें नियासिन, थायमिन, राइबोफ्लाविन, विटामिन ई, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड कैलोरीज भी मिलती हैं। 19 नंबर एमसीक्यूज है हमारे फ्रेंड्स, विच विटामिन फेवर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। कौन सी विटामिन जो है आयरन की एब्जॉर्प्शन करवाती है? तो विटामिन सी जो है वो हमारी क्या करवाती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन करवाती है। तो फ्रेंड्स विटामिन सी जो है वो हेल्प करती है बॉडी की आयरन एब्जॉर्ब करने में फ्रॉम प्लांट बेस्ड फूड, यानी कि प्लांट से जो फूड बना हुआ होता है उसमें से, ठीक है। और जो विटामिन ए है वो हेल्प करती है किसमें? नॉन हीम आयरन को एब्जॉर्ब करने में, जो कि प्लांट से आया होता है, जैसे कि वीट, कॉर्न, राइस, ये प्लांट्स बेस्ड फूड हैं, पर इसमें नॉन हीम आयरन होता है, ठीक है। जबकि ये जो है विटामिन सी वो भी प्लांट से ही बेस्ड फूड्स को एब्जॉर्ब करती है, आयरन को, ठीक है। और जो विटामिन डी है वो किस में हेल्प करती है फ्रेंड्स? ये कैल्शियम और फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट्स जो कैल्शियम और फॉस्फेट है इन्हें एब्जॉर्ब तो करती है विटामिन डी, पर ये कहाँ पर नीडेड होते हैं? हेल्दी बोन्स में, टीथ में और मसल्स में। और अगर हम विटामिन ई को देखें तो ये कहाँ पर किसे एब्जॉर्ब करती है? ये फैट सोल्यूबल विटामिन को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, विटामिन ए की तरह। ओके तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आयरन को कौन एब्जॉर्ब करता है? विटामिन सी। तो नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर एमसीक्यूज पर, द पेशेंट हु इज सेवियरली मल नरिश्ड इज डिस्चार्ज व्हेन द बीएमआई रीच्ड। जो सीवियरली मल नरिश्ड है, ठीक है, तो वो कब डिस्चार्ज करा जाएगा? जब इसका बीएमआई कब होगा? कितना होगा? 18.5, 17.5, 16.5 या 15.5। तो फ्रेंड्स मल नरिश का क्या मतलब होता है? कि जो इनफ फूड ना ले, ठीक है, और उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, तो वो तब डिस्चार्ज करें। इस डिस्चार्ज व्हेन द बीएमआई रीच, उसका बीएमआई कितने तक रीच होगा? 15.5, ठीक है। डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन।
और 21 नंबर MCQ से हमारा फूड हैबिट्स ग्रो फ्रॉम मैनी इन्फ्लुएंस, मतलब फूड हैबिट्स जो है ना वो कितने ही इन्फ्लुएंस से ग्रो हो सकती है। तो पर्सनल इन्फ्लुएंस से ग्रो हो सकती है, कल्चरल, रिलीजियस और ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दीज है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यस, फूड हैबिट्स जो है वो इन्फ्लुएंस आती हैं हमें कहाँ से, बाय मैनी फैक्टर्स, जैसे कि फैमिली में क्या होता है, चिल्ड्रन ऑफन लर्न ईटिंग हैबिट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जो पेरेंट्स खाते हैं, जो पेरेंट्स करते हैं, वहीं से हम अपना खाना, अपनी लाइफ स्टाइल को देखते हैं, हमारा वही सेम होता है ना। फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप्स कैन शेप फूड हैबिट्स। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें आता है कि हमें क्या खाना चाहिए। हमारा कल्चर में डिफरेंट टाइप की डिशेस होती हैं, कस्टम्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, तो हम वहाँ से भी अडॉप्ट करते हैं कि हमारा कल्चर हमें कौन सा फूड खाने पर इन्फ्लुएंस करता है, हमारा रिलीजियस हमें क्या खाने पर खाने को कहता है, पर्सनली हम क्या खाते हैं, इकोनॉमिक्स और एक्सपीरियंस, यहाँ सबसे हम क्या कहते हैं, फूड की इन्फ्लुएंस होती है हमारे अंदर हैबिट्स। ओके, नेक्स्ट MCQ है फ्रेंड्स हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी विजन। हेल्दी विजन के लिए मतलब अच्छी आईसाइट होने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, या हमारे लिए कौन सी विटामिन बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन ए जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे आईसाइट के लिए, और ये हमें कैरोट से भी मिलती है। ठीक है, और कैल्शियम जो है वो हमारी बोन्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आयरन हमारी बॉडी स्ट्रेंथ के लिए, मसल्स के लिए, और विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, और BMR स्टैंड फॉर वाट। BMR जो है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट है। ठीक है, BMR का फुल फॉर्म बेसल मेटाबॉलिक रेट है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट MCQ से हमारा 24 नंबर, एडोलसेंस इज एज बिटवीन 10 to 18 ईयर्स, क्रूशल फॉर। एडोलसेंस एज होती है जब हम 10 से 19 साल के हो जाते हैं, या 18 ईयर्स के। तो ये इसमें हमारा क्या डेवलपमेंट होती है, मेंटल डेवलपमेंट होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है, बोन डेवलपमेंट होती है, या स्केलेटल सिस्टम की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकली हम डेवलप हो रहे होते हैं जब हम 10 to 19 ईयर्स के दरमियान होते हैं, मतलब 10 साल के हुए, फिर जब 19 साल को पहुँचेंगे या 18 साल को, तो क्या होगा, हम स्ट्रक्चर हमारा फिजिकली, हम जो है हमारी अपीयरेंस, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारे बोन्स, ठीक है, हमारे बोन्स भी बढ़ जाएंगे, हमारा स्केलेटल सिस्टम भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी क्या होती है, फिजिकल डेवलपमेंट। इसके साथ हमारी मेंटल डेवलपमेंट भी होती है, पर प्राइमरी जो अब हम देखेंगे तो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पर B नंबर जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद जो 25 नंबर MCQ है वो क्या है, फूड पासिस थ्रू द स्टमक डायरेक्टली बाय। जैसे फूड पासिस थ्रू द स्टमक, स्टमक से जब फूड पास होकर जाता है तो ये फिर स्टमक के बाद कहाँ जाता है, डायरेक्टली हार्ट में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाज में, या स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फ्रेंड, हार्ट तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, और पेनक्रियाज भी नहीं है, अल्दो पेनक्रियाज डक्ट्स के थ्रू हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये एक एक्सेसरी ऑर्गन है, बट ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। तो हमारा D नंबर करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से पहले आता है। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन D नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। 26 नंबर MCQ है हमारा फ्रेंड्स, हाई इंटेक ऑफ डैश इज एडवाइज टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। किस चीज़ के हम हाई इंटेक लें तो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, फाइबर की, मीट, फिश, ऑल ऑफ अबव। तो फाइबर A नंबर जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जब हम फाइबर को अपनी डाइट में लेंगे, फाइबरस फूड ईट करेंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, 27 नंबर MCQ है हमारा, द डाइटरी गाइडलाइंस फॉर टोडलर एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब डाइटरी गाइडलाइंस में क्या आता है टोडलर और प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए, मतलब यहाँ पर सारे ऑप्शन जो है वो आते हैं, सिवाय एक के डाइटरी गाइडलाइन में नहीं आता। वो कौन सा है, वेराइटी इन फूड्स। तो बच्चों को डिफरेंट खाने चाहिए ना, जो प्री स्कूल स्टूडेंट्स हैं या टोडलर्स हैं, माना प्री स्कूल जो अभी स्कूल गए नहीं, जाने वाले हैं। ठीक है, तो उन्हें वेराइटी इन फूड्स खाना चाहिए डिफरेंट टाइप का, ये सही है, डाइटरी गाइडलाइन में आता है। और B नंबर, फिजिकल एक्टिविटी मस्ट इंक्रीज बाय मोर देन 2 to 3 आवर्स। C नंबर है, लिमिटेड सेडिमेंट्री एक्टिविटीज़, जो मतलब अजाई हरकतें हैं वो उन्हें लिमिटेड किया जाए।
हद से ज़्यादा। तो ये भी सही है, डाइटरी गाइडलाइंस में आता है पेरेंट्स शुड बी रोल मॉडल फॉर डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उन्हें ही देखकर वो भी अपनाते हैं उनकी आदतें। तो ये भी सही है कि पेरेंट्स को वो उनके रोल मॉडल होना चाहिए अपने बच्चों का, डाइट के हवाले से और फिजिकल एक्टिविटी के भी हवाले से। तो ये सारी आती हैं पॉइंट्स डाइटरी गाइडलाइंस में। जबकि बी नंबर पॉइंट है ना, फिजिकल एक्टिविटी मस्ट इंक्रीज बाय मोर देन 2 to 3 आवर्स। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है ना वो एटलीस्ट 2-3 आवर्स होनी चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर कह रहा है मस्ट इंक्रीज बाय, तो मतलब 2 to 3 आवर्स से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, मतलब इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं बच्चों के लिए इससे ज़्यादा एक्टिविटी मतलब अच्छी नहीं है। तो ये जो है हमारी डाइटरी गाइडलाइन में नहीं आती। बी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 28 नंबर एमसीक्यूज़ क्या है, एडवांस लिवर डिजीज़ करेक्टराइज बाय एबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इज़ नोन एज। जो एडवांस लिवर डिजीज़ हो रही है हमें, वो एबनॉर्मली न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है, इज़ नोन एज। तो देखें यहाँ पर एबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल फंक्शन आ रहा है, यानी कि हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में एबनॉर्मलिटी आ रही है, किसकी वजह से, लिवर डिजीज़ की वजह से। और लिवर डिजीज़ को हम हेपाटाइटिस से शो करते हैं। और जो हमारे न्यूरोलॉजिकल यानी कि हमारे हेड में जो फंक्शन में चेंज आ रहा है, एबनॉर्मलिटी आ रही है, उसे हम एनसेफेलोपैथी कहते हैं। तो सी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन है, हेपाटिक एनसेफेलोपैथी जो है ये लिवर डिजीज़ करेक्टराइज है, जो कि एबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल फंक्शन करती है। जबकि हेपाटिक कॉमा जो है, अब ये जो है मतलब हेपाटिक एनसेफेलोपैथी ये मतलब एक दिन में हो सकती है, ठीक है। अगर ये मोर देन इसमें बहुत सारे दिन लग जाए, पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाए, उसे होश ही ना आए, तो वो कोमा में जा सकता है। तो इस जब वो कोमा में चला जाए, उसे होश ना आए, मतलब दिन गुजर जाए, बहुत वीक्स गुजर जाए, मंथ गुजर जाए, तो फिर उसे हम हेपाटिक कोमा भी कहते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो क्रोसिस है ना, ये क्या है, इस लॉन्ग टर्म क्रोनिक लिवर डिजीज़, ये लिवर डिजीज़ है जो कि लॉन्ग टर्म है, ठीक है, क्रोनिक है। द डैमेज टू योर लिवर बिल्ड्स अप ओवर टाइम, मतलब हमारे लिवर को डैमेज होता रहता है, टाइम गुजरता जाता है, हमारा लिवर डैमेज होता जाता है, यानी कि क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, ठीक है। लिवर जो है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, और ये हमारे रिब्स के दरमियान लाया होता है ऑन द राइट साइड ऑफ योर बेली, ठीक है। तो क्रोसिस क्या है, ये क्रोनिक लिवर डिजीज़ है। यहाँ पर भी एक क्रोसिस क्या है, कंडीशन है जिसमें लिवर हमारा स्कार्ड हो जाता है और परमानेंटली डैमेज हो जाता है। जो स्कार टिश्यू होते हैं ना लिवर में, वो रिप्लेस किसे करते हैं, हेल्दी लिवर टिश्यूज़ को, और लिवर को प्रिवेंट करते हैं, यानी रोकते हैं किससे, वर्किंग नॉर्मली, उसे नॉर्मली वर्क नहीं करने देते, और ब्लॉक कर देते हैं फ्लो ऑफ ब्लड को थ्रू द लिवर। जो लिवर के पास ब्लड जाता है या लिवर से जो ब्लड गुजरता है उसे वो ब्लॉक कर देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेपाटिक कोमा जो है वो मोस्ट सीवियर स्टेज ऑफ हेपाटिक एनसेफेलोपैथी है। हेपाटिक कोमा जो है वो स्टेज है किसकी, हेपाटिक एनसेफेलोपैथी की, पर ये क्या है, सीवियर स्टेज है, बहुत खतरनाक वाली स्टेज है। यहाँ पर पर्सन जो है वो कम्प्लीटली अनकॉन्शियस हो जाता है, और उसकी बॉडी में ब्लड में टॉक्सिन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और लिवर जो है वो उसे फिल्टर आउट नहीं कर सकता, ठीक है। हेपाटिक कोमा जो है वो एडवांस स्टेज है हेपाटिक एनसेफेलोपैथी के, वह पर्सन ड्रिफ्ट्स इनटू अ कोमा, जहाँ पर पर्सन जो है वो कोमा में चला जाता है। फ्रेंड्स अगर हम कोलेट्रल की बात करें तो ये क्या है एनाटॉमी में, न्यूट्रिशन इनकी इसकी एनाटॉमी क्या है कि कोलेट्रल जो है वो सबऑर्डिनेट या एक्सेसरी पार्ट है। इसमें क्या होता है, ये साइड ब्रांच है किसकी, एज ऑफ अ ब्लड वेसल्स और नर्व या ब्लड वेसल की साइड ब्रांच है। ये कोरोनरी आर्टरी के बाद आती है, ठीक है, वहीं से ही निकलती है। और जब भी किसी ब्लड वेसल में ब्लॉकेज आ जाता है तो फिर ब्लड कहाँ से जाता है, कोलेट्रल से, ठीक है। जो 29 नंबर एमसीक्यूज है फ्रेंड्स, वो क्या है, द डेवलपिंग इन्फेंट फ्रॉम 2 to 8 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन इज कॉल्ड। जो डेवलपिंग इन्फेंट होता है, मतलब जो बेबी आपके मदर के पेट में होता है, तो उससे वहाँ पर 2 to 8 वीक्स हो जाते हैं आफ्टर कंसेप्शन के बाद, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। आफ्टर 8 वीक्स के बाद जो है वो हम इसे फीटस कहना शुरू कर देते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो हम 2 to 8 वीक्स वाले बेबी को आफ्टर कंसेप्शन के बाद क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, और 8 वीक्स के बाद हम उसे फीटस कहना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर भी देख लें, डेवलपिंग ह्यूमन फ्राम 2 to 8 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट 2 वीक्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के उसे हम प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं, और the pre-embryonic stage lasts from the about 3rd week of pregnancy until the end of 8th week. 3rd week of pregnancy से 8 week तक चलती है pre-embryonic stage। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम ब्लास्टोसिस्ट रहता है, वो उसमें ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाती हैं, और एम्ब्रियो डेवलप रैपिडली बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड होने वाला होता है तो एम्ब्रियो जो है वो रैपिडली डेवलप करता है, और फीटस जो है वो फुली फॉर्म्ड हो जाता है वेइंग एप्रोक्सीमेटली। फीटस का वज़न कितना होता है, 0.5 से 1 आउंस तक होता है। ठीक है, और फीटस जो है 3 to 4 इंचेस इन लेंथ में होता है डेवलप। और अगर हम देखें तो जर्मिनल स्टेज जो है ना स्टार्ट एट फर्टिलाइजेशन में जर्मिनल स्टेज स्टार्ट हो जाती है फीटस की। फीटल स्टेज जो है ना वो 11 वीक से शुरू हो जाती है, वो अंटिल बर्थ तक चलती है। ठीक है, फीटस जो है वो 11 वीक से बनना स्टार्ट हो जाता है, वो बर्थ तक बनता रहता है। जो डेवलपिंग इन्फेंट है ना, बच्चा जो डेवलप हो रहा होता है 1 to 2 वीक्स का जो होता है आफ्टर कंसेप्शन, तो उसे हम ज़ायगोट, मोरूला या फिर ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स हमारा, फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट डिश डाइट इज रिकमेंडेड। तो डिश डाइट जो है ना वो हाइपरटेंसिव पर्सन के लिए रिकमेंड होती है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म में एच का मतलब हाइपरटेंशन होता है। वो डाइट जो हम हाइपरटेंशन को दें पेशेंट को, वही हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए होती है। ठीक है, उसमें लो प्रोटीन आ जाती है, हाई फैट ओबेसिटी नहीं होता। और 31 नंबर एमसीक्यू है, इन लो बर्थ वेट बेबीज द वेट इज़ लेस। एंड जो लो बर्थ वेट बेबीज होती हैं उसमें वेट कितना कम होता है, 2.5 kg से भी कम होता है। ठीक है, लो बर्थ वेट बेबीज जो है उनका वेट 2.5 kg से भी कम होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, लो बर्थ वेट बेबी जो है वो डिपेंड होता है बर्थ वेट ऑफ लेस दैन 2500 ग्राम्स या 2.5 kg बात से में। ठीक है, जिसका वज़न इससे भी कम हो वो हमें लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। इसे हम 5 पाउंड्स में अगर देखें तो ये 5 पाउंड्स, और आउंसेस में देखें तो ये 8 आउंसेस हो सकते हैं। ठीक है, 2500 ग्राम किसके के लिए, 5 पाउंड्स एंड 8 आउंसेस के भी। ठीक है, और ये WHO ने डेफिनेशन दी हुई है। लो बर्थ बेबी जो है इसका वज़न 2500 ग्राम से भी कम होगा, और वेरी लो बर्थ बेबी जो है इसका वज़न 1500 ग्राम से भी कम होगा। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी जो है वो उसका वज़न 1000 ग्राम से भी कम होगा। ओके फ्रेंड्स, इनकी वैल्यू ये जो पाउंड्स और आउंसेस में दी है ये भी याद रखें, क्या पता एग्जाम में आपको ग्राम्स या किलोग्राम्स में नहीं बल्कि पाउंड्स या आउंसेस में आ जाए MCQ। तो फ्रेंड्स 1 आउंस जो है वो कितने ग्राम्स के बराबर है, 28.35 ग्राम्स के बराबर है। ये भी हमें याद रख देना चाहिए। और 1 पाउंड जो है वो कितने ग्राम के बराबर है, 453.592 ग्राम्स के बराबर है हमारा 1 पाउंड। ठीक है, और अगर हम देखें नॉर्मल बर्थ वेट कितना है फुल टर्म बेबी का, तो वो कितना है 5.5 एंड 9.5 पाउंड्स। ठीक है, 2500 to 4300 ग्राम्स जो है ये नॉर्मल बर्थ वेट बेबी है। अगर 2500 से कम होगा तो लो होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, बेबी बॉर्न बिटवीन 37 एंड 42 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज़ कंसिडर फुल टर्म। जो बेबीज़ 37 से 42 वीक्स में प्रेगनेंसी के बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो उसे हम फुली टर्म कंसिडर करते हैं प्रेगनेंसी। और इट्स नॉर्मल फॉर बेबी टू लूज अप टू 10% ऑफ देयर बर्थ वेट इन द फ्यू डेज। मतलब पैदा होने के बाद वो बेबी अगर अपना 10% वेट को लूज़ करते हैं तो ये एक नॉर्मल बात है। और न्यू बॉर्न बेबीज जो हैं वो आर लाइटर और हैवियर दैन एवरेज आर यूजुअली हेल्दी।
एवरेज से अगर थोड़ा सा कम या ज़्यादा हैवी है वेट है उनका, तो ये भी एक हेल्दी है। बॉयज़ जो है वो लिटिल हैवियर होते हैं 10 गर्ल्स से, और फर्स्ट बेबी जो है वो लाइटर यानी कि हल्के होते हैं वज़न में देन अदर सिबलिंग, दूसरे जो बाद में आने वाले सिबलिंग्स हैं उनसे। जितने लार्ज पेरेंट्स होंगे उनके बेबीज़ भी उतने ही लार्ज होंगे। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जो कि एग्ज़ाम में आ सकती हैं और नॉलेज के लिए भी हमें पता होना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स लास्ट नंबर हमारा 32 नंबर एमसीक्यूज़ है। अ नॉर्मल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज़, तो नॉर्मल पीरियड प्रेगनेंसी का फ्रेंड्स ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। ये आपके लिए एमसीक्यूज़ कि कहीं पर 40 वीक्स आ रहा है, कहीं पर 38 टू 42 वीक्स आ रहा है, तो ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो यहाँ पर टिक तो 38 टू 42 वीक्स है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और इसका आंसर ज़रूर कमेंट में कर दीजिएगा अगर आपको मिल जाए तो। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसका पार्ट 3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स।